नमस्ते बच्चों। देखो, दिवाली के बाद अब ये जो वीडियो बनाया मैंने, आप लोग दिवाली से फ्री हो गए होंगे और इससे पहले के वीडियो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्योंकि बीच में जो नेट प्रॉब्लम्स आई थी इसकी वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए थे। हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखे हो, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अभी अगर नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को देख लेना एक बार, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स का अपना जो चैप्टर इसके अंदर 5 या 6 वीडियो हो रहे हैं, तो इस यूनिट के 2 पार्ट, उसमें से एक पार्ट अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के जो भी यूनिट, इस यूनिट से जो नंबर आएंगे, 10 नंबर की यूनिट है, वो 10 नंबर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं, अपना अगला टॉपिक है हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता। देखो, उष्माधारिता या हीट कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था। मैं जब आप लोगों को बता रहा था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता रहा था, वहां पर उष्माधारिता आया था। तो उष्माधारिता मैंने बोला था कि उष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण होता था, वहां पर भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था इसको। बट आज अपना जो टॉपिक है उसी का नाम है ही क्या, हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता। तो उष्माधारिता किसको बोलते हैं, तो ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था और आज और बता रहा हूँ कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का टेम्परेचर पहले कितना था मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी था XYZ कुछ भी हो सकता है, कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस उष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोला जाता है, उष्माधारिता या हीट कैपेसिटी। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का टेम्परेचर मान लो पहले 100 था, अब 101 करने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता है मुझे, उसको अपन क्या बोलते हैं, जो हीट देनी पड़ेगी ना मुझे, उस हीट को मैं बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस उष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है उष्माधारिता। अब ये बोला जाता है कि कोई भी पदार्थ, उसको अपन ने गर्म किया, अब मात्रात्मक गुण क्यों बोला, कोई पदार्थ बड़ा है तो उसको गर्म करने के लिए अपन को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, छोटा पदार्थ तो उसको कम हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाना है। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि अलग अलग टेम्परेचर पर अपन अगर हीट कैपेसिटी ज्ञात करें तो ये अलग अलग आती है। मैंने क्या बोला, अलग अलग टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है माध्य उष्माधारिता बोल दिया जाता है, मीन हीट कैपेसिटी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मीन हीट कैपेसिटी। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को अपन क्या देते हैं, हीट देते हैं। क्यों हीट दे रहे हैं, और उस हीट को देने के बाद में उस टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, कोई भी पदार्थ, तो उस पदार्थ के टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो अपन बोल सकते हैं T1 से टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो उसको अपन लिख कैसे सकते हैं, मान लो हीट कैपेसिटी अपनी C बार है, उसको अपन ने Q हीट दी, और Q हीट देने पर उसका टेम्परेचर में ग्रोथ हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो अपन उस टेम्परेचर को निकाल सकते हैं ना, T2 माइनस T1। इस तरह से अपन लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी को। मैंने क्या बोला, किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस उष्मा की आवश्यकता होती है उसको अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बोलेंगे कि जो हीट कैपेसिटी होती है उसको 2 प्रकार इसके बांटे गए, या 2 प्रकार की होती है उष्माधारिता के मान, 2 प्रकार से अपन निर्धारित कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, एक अपन पढ़ेंगे स्थिर आयतन पर उष्माधारिता पढ़ेंगे, उसको CV बोला जाएगा, और एक पढ़ेंगे स्थिर दाब पर उष्माधारिता, स्थिर दाब पर उष्माधारिता, उसको बोला जाएगा CP। तो यहां पर अपन को बस जो स्थिर दाब और स्थिर आयतन 2 वर्ड है, इनको लेके चलना है कि कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ का टेम्परेचर अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं स्थिर आयतन पर, तो उसको स्थिर आयतन पर उष्माधारिता बोलेंगे, CV से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर स्थिर दाब पर अपन उस पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो वो जो हीट कैपेसिटी होगी अपन उसको क्या बोलेंगे, स्थिर दाब पर उष्माधारिता, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग डाल ली होगी हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता, और लिखो इसमें आप लोग एक बार हीट कैपेसिटी होती क्या है, मैंने बता दिया। तो लिखना स्टार्ट करो कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की उष्माधारिता कहलाती है। आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की उष्माधारिता कहलाती है। किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की उष्माधारिता कहलाती है। इसका मान ताप पर निर्भर करता है, इसका मान ताप पर निर्भर करता है, अतः भिन्न भिन्न तापों पर इसके मान भिन्न भिन्न होते हैं। अतः भिन्न भिन्न तापों पर इसके मान भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे माध्य उष्माधारिता, इसलिए इसे माध्य उष्माधारिता, इसलिए इसे माध्य उष्माधारिता भी कहते हैं, इसलिए इसे माध्य उष्माधारिता भी कहते हैं। आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी तंत्र को
Q ऊष्मा देने पर, यदि किसी तंत्र को Q ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि होती है, उसके ताप में वृद्धि होती है, उसके ताप में वृद्धि होती है और ताप होती है तो उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, तो उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, T1 से T2 हो जाता हो लिखना, T1 से T2 हो जाता हो, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, C बार इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाता हो, लिख लिया। अपन ने देखा कि कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस ऊष्मा को ऊष्माधारिता। अपन ने लिखा कि कोई भी पदार्थ को अपन क्यू ऊष्मा दे रहे हैं, क्यू ऊष्मा देने पर उसके टेम्परेचर में ग्रोथ होगी, तो अपन ने बोला टेम्परेचर में ग्रोथ कितनी होगी कि उसका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, तो अपन उसको निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, C बार इक्वल टू, ये आप लोगों ने लिख लिया। इसके नीचे लिखो ऊष्माधारिता का एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए, ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए, ऊष्माधारिता का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए T2 तथा T1 का अंतर, T2 तथा T1 का अंतर dt, T2 तथा T1 का अंतर dt अनंत सूक्ष्म होना चाहिए, अनंत सूक्ष्म होना चाहिए, मतलब डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, जब भी अपन एग्जैक्ट पता कर सकते हैं, अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। यदि C यथार्थ ऊष्माधारिता हो तो, यदि C यथार्थ एग्जैक्ट हीट कैपेसिटी हो तो, यदि C यथार्थ ऊष्माधारिता हो तो इसका मान निम्नलिखित अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसका मान निम्नलिखित अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो अपन ने C बार की जगह तो लिख दिया C, और अपन जब स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो इस Q को भी अपन क्या लिखेंगे, DQ, और इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, DT लिख सकते हैं ना, स्मॉल चेंज के लिए ये लिखते हैं DT, तो C इक्वल टू DQ अपॉन DT निम्नलिखित समीकरण के द्वारा किया जा सकता है, C इक्वल टू DQ अपॉन DT। आगे लिखो इस नीचे, गैसों की ग्राम अणुक ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, गैसों की ग्राम अणुक ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, गैसों की ग्राम अणुक ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, मैंने बताया था ना, दो, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर, तो आप लोग लिख लो, गैसों की ग्राम अणुक ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, दो मान होते हैं, एक स्थिर आयतन पर, एक स्थिर आयतन पर ब्रैकेट में देना CV, और दूसरा स्थिर दाब पर, और दूसरा स्थिर दाब पर, और दूसरा स्थिर दाब पर, और दूसरा स्थिर दाब पर। अब आप लोग हेडिंग डाल दो, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट डाल दो स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने क्या बोला, कोई भी सिस्टम है वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा, बट किस पर, स्थिर आयतन पर। यदि कोई तंत्र स्थिर आयतन पर, क्यू भी लिख दिया मैंने क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, कोई भी तंत्र अगर स्थिर आयतन पर क्यू भी ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, तो वो जो हीट कैपेसिटी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसमें, यदि कोई तंत्र स्थिर आयतन पर, यदि कोई तंत्र स्थिर आयतन पर
QV ऊष्मा अवशोषित करता है, यदि कोई तंत्र स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा अवशोषित करता है तो माना उसका ताप T1 से T2 हो जाता है। तो उसका ताप माना T1 से T2 हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो T1 से T2 हो जाता है। बट यहाँ पर अपन ने क्या बोला, स्थिर आयतन पर होता है, क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान जब टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ अपना जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो माना उसका ताप T1 से T2 हो जाता है। इस स्थिति में स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो अपन ने लिखा CV और यहां पर Q लिखा Q/V और नीचे क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। क्या लिख सकते हैं CV इक्वल टू और एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, नीचे लिखो। लेकिन हम जानते हैं, देखते हैं आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये पढ़ा था अपन ने कहीं पर, QV इक्वल टू क्या होता है, लेकिन हम जानते हैं QV इक्वल टू डेल E। क्या होता है, डेल E। तो इसकी जगह अपन क्या रख दें, डेल E रख दें, T2 माइनस T1। CV इक्वल टू डेल E T2 माइनस T1। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए, डेबर E अपॉन डेबर T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना भाई इसको, क्योंकि ये आगे काम आएगी ये टर्म्स। इसके इक्वल टू CV होता है, ये टर्म्स लिखूंगा वहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए CV इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। तो ये हो गई स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बात आप लोगों को देखो इधर, अपन क्या बोल सकते हैं कि जो भी सिस्टम हो, सिस्टम के अंदर किस में परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है। मैं क्या बोल सकता हूँ, इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर है ना, वही अपनी क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने CV इक्वल टू डेबर E डेबर T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके नीचे लिखना है, इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर चेंज किस में हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है ना। तो मैंने बोला इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में ताप के साथ, ठीक है, ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। अब आप लोग हेडिंग डाल दो अगली, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो वहां पर अपन क्या बोल देंगे, एक ही वर्ड तो चेंज करना है बस, और आप लोगों को पता होना चाहिए QP इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, माना एक तंत्र स्थिर दाब पर QP ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे इस तंत्र के ताप में वृद्धि T1 से T2 हो जाती है, इस स्थिति में तंत्र की ऊष्माधारिता को स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अपन को चेंज क्या करना था, यहाँ पर CP लिखना था
QP लिखना है, T2 माइनस T1 लिखना है और एट कांस्टेंट सॉरी प्रेशर। फिर आप लिखेंगे अपन, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं देखो, QP इक्वल टू, अपन ने क्या पढ़ा था, डेल E इक्वल टू P डेल्टा V। तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, इस मान को रख दें डेल E P डेल्टा V को। अपन ने देखा था ना वहां पर कि यहां पर जो QP और QV देखा था वहां तो डेल्टा ही लिख दिया था, और यहां पर अपन ने लिखा था कि जो वर्क करना पड़ता था वो यहां पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ उसके आयतन में परिवर्तन और करता था, वो अपन ने वहां देखा था। फिर अपन ने यहां पर एंथैल्पी की बात की थी, लेकिन हम जानते हैं QP इक्वल टू डेल्टा E P डेल्टा V, तो लिख दो इसको CP इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा V। अब आप लोगों को एक बात याद आ रही होगी, एक रिलेशन पढ़ा था अपन ने T2 माइनस T1, क्या रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा H इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा V, ये रिलेशन पढ़ा था ना भाई अपन ने। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस पूरी की जगह डेल्टा H लिख सकते हैं ना, T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर, और जैसे अपन ने लिखा था डेबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, CP इक्वल टू डेबर H डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये टर्म्स भी याद रखना, आगे आने वाली है CV और CP। CP में तो क्या आएगा डेल्टा H, और CV में क्या आएगा डेल्टा E एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP में क्या रहा डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई, किस पर, स्थिर दाब पर। ये लिख लिया आप लोगों ने, CP इक्वल टू डेल्टा H डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अपन नीचे लिख सकते हैं, जैसे वहां लिखा था ना कि आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर आयतन पर तंत्र की उष्माधारिता बताई थी मैंने यहां पर। अब यहां पर अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, नीचे लिखो इस प्रकार, प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि किसमें हो रही है, एंथैल्पी में वृद्धि हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर उष्माधारिता कहलाती है। इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर उष्माधारिता कहलाती है। प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर, ऐसे बोला था मैंने, प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर, इस प्रकार प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर उष्माधारिता कहलाती है। अपन बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में एंथैल्पी में किसमें हो रहा है, एंथैल्पी में हो रहा है ना, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर, ताप एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर उष्माधारिता कहलाती है। क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर उष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी हीट कैपेसिटी की। नीचे लिखो आप, यदि तंत्र में n मोल उपस्थित हो तो, यदि तंत्र में n मोल उपस्थित हो तो, नीचे लिखो भाई, यदि तंत्र में n मोल उपस्थित हो तो स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर उष्माधारिताओं के मान क्रमशः, उष्माधारिताओं के मान क्रमशः, CV को तो अपन क्या लिख देंगे NCV और CP को लिख देंगे NCP बार। CV इक्वल टू NCV और CP इक्वल टू NCP। अब आप लोगों को वो बात पता होगी कि उष्माधारिता क्या होती है, मात्रात्मक गुण होता है, जबकि अगर मैं बोलूँ उष्माधारिता प्रति मोल, जहाँ मैंने बोला था मोलर वर्ड्स आ जाए, वहाँ पर वो किसमें चेंज हो जाती थी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की जब अपन बात कर रहे थे तो वहाँ पर अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज भी किया था। ठीक है, तो ये बोला जाता है, तो नीचे लिख लो, उष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण है, उष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण है, जबकि उष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण है, जबकि उष्माधारिता प्रति मोल, जबकि उष्माधारिता प्रति मोल, जबकि उष्माधारिता प्रति मोल
विशिष्ट गुण या गहन गुण है, विशिष्ट गुण या गहन गुण है। जबकि ऊष्माधारिता प्रति मोल विशिष्ट गुण या गहन गुण है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी हीट कैपेसिटी की। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे सीपी तथा सीवी में संबंध, रिलेशन देखेंगे, आराम से आसानी से समझ में आएगा। ये बस ये वीडियो आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन वीडियोज़ को देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कुछ बच्चे देख रहे हैं, उनका रेस्पॉन्स आता है, वो नोट्स भी बना रहे हैं। दक्षुता ने नोट्स बनाए हैं, अच्छे नोट्स बना रही है, उसने मेरे को सेंड भी किए थे। आकाश वगैरह जो भी है, बायो वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोग देखो एक बार वीडियोज़ को, समझ में नहीं है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए ज़रूर ये वीडियोज़, क्योंकि थर्मो बायो वालों के लिए प्रॉब्लम करती है इसे, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक मैंने हर चीज़ बताई आप लोगों को, फिर भी कोशिश करना आप लोग अच्छे से देखो। और इसके बाद में हो सकता है ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूँ, ऑनलाइन क्लासेज। अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना हो तो एक बार मैसेज करके बताना, हाँ भाई ऑनलाइन ठीक रहेगा हमारे लिए, अपन जूम ऐप पे क्लास ले लेंगे, आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हो। मेरे से अगर ऑर्गेनिक पढ़नी हो तो ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच।